तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में नेक्स्ट टॉपिक जो कि है गर्भ निरोधक विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन। अब इन सब के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि गर्भ निरोधक विधियां हम क्यों यूज करते हैं। ये प्रेगनेंसी से बचाव के लिए हम यूज करते हैं, जिसका नाम हम बोलते हैं कि गर्भ निरोधक विधियां, जिसके अंतर्गत हम 4 पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। एक तो हो जाती है प्राकृतिक विधि और दूसरा बैरियर, तीसरा पढ़ेंगे इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि होता है आईयूडी, इंट्रायूट्राइन डिवाइस जो कि अर्थात गर्भाशय में लगाने वाले कुछ चीज होते हैं, और उसी के आगे चल के पढ़ेंगे हम हार्मोन से भी जो होता है प्रेगनेंसी से बचाव किया जा सकता है। अब ये सब किस लिए पढ़े हैं? गर्भ निरोधक विधियां प्रेगनेंसी से क्योंकि बचाव कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी से बचाव होने के लिए क्या करना होगा कि एक मेल युग्मक स्पर्म एवं फीमेल युग्मक अर्थात फीमेल गैमेट ओवम से इन स्पर्म और ओवम का मिलान रोकना, अर्थात एक मेल स्पर्म और फीमेल का जो मिलान होता है इनको स्टॉप करना कि ये दोनों जो युग्मक हैं आपस में न मिल पाए। तो इन्हीं सब चीज के लिए ये सारे मेथड जो टॉपिक आएंगे इनके अंतर्गत, ये चारों मतलब जो 4 टॉपिक इनके अंतर्गत पढ़ेंगे, सारे टॉपिक का मेन पर्पज यही है कि वे स्पर्म और ओवम का संलयन से रोकने का था, मतलब कि स्पर्म और ओवम का आपस में संलयन ना हो पाए। ओके, अब इसमें पहला टॉपिक आता है प्राकृतिक विधियां, अर्थात तो प्राकृतिक विधियां में क्या होता है कि ये मेल युग्मक स्पर्म और फीमेल युग्मक ओवम को रोकने से बचाव करती हैं। अब इसमें पहला टॉपिक आता है आवधिक संयम। अब आवधिक संयम में क्या होता है? आवधिक संयम में महावीर चक्र अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, इसको तो आप जान ही गए हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। महावीर चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच 28 से 29 दिन का होता है इनसे, तो ये 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन से बचाव। अब ये तो आप जानते हैं ये क्या है, इसको बताने जरूरत नहीं है। तो 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन से बचाव। अब ये क्यों बोल रहे हैं कि 10वें से 17वें दिन के बीच? जैसा कि हमने आपको जब एमसी पढ़ाया था रिप्रोडक्शन में, तो उसमें बताया था कि लगभग 12वें से 22वें दिन या 20वें दिन तक असुरक्षित काल माना जाता है, जिसमें मेन परफेक्ट जो होता है वो 10वें से 17वें दिन के बीच का जो समय होता है, एक एनसीईआरटी भाषा बोल रहे हैं, बाकी सुरक्षित तो होते हैं कि वे लगभग 10वें 11वें दिन से लगभग 20वें दिन तक असुरक्षित काल माना जाता है। लेकिन एनसीईआरटी की भाषा के अनुसार वे जो दे रहा है कि 10वें से 17वें दिन के बीच मैथुन से बचाव, जिसमें क्या होता है कि एमसी में आपको बताया था कि ओवरी के द्वारा ओवम जो रिलीज होता है वे लगभग 14 डेज अर्थात 14वें दिन जो होता है ओवरी से ओवम का रिलीज होता है। अब चूंकि हम रिलीज हो रहा है, तो अगर इसी बीच यदि यहाँ पर अगर स्पर्म आ गया और ओवम से मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अर्थात हम बोल सकते हैं प्रेगनेंसी होने की संभावना है। तो अब चूंकि इन्हीं को रोकना है, तो अब ये ओवम 14वें 15वें दिन रिलीज होगा। अब चूंकि एक ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन जो होता है किसका, ओवम का 2 डेज होता है, जबकि स्पर्म का कितना होता है 3 से 4 डेज। इतनी बात आई समझ में? अब देखो, यदि अगर कोई स्पर्म आ गया यहाँ पर 10वें से 11वें दिन आ गया, और तो 14वें दिन जब वो ओवम रिलीज होगा ओवरी के थ्रू, तो चूंकि 3 से 4 दिन तक जो स्पर्म रहेगा वे वेट करेगा कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में ये वेट करता रहेगा 3 से 4 दिन तक। अगर उसी में जब ये 11वें दिन मान चलो स्पर्म पहुंचा है, ओके, उसके बाद यदि 14वें दिन वो ओवम रिलीज हुआ और एम्पुला में पहुंचा, तो चूंकि इसका लाइफ स्पैन जो होता है जीवन काल 3
क्योंकि इसी समय जो असुरक्षित काल होता है, अगर ये मेल के थ्रू स्पर्म फीमेल के जेनिटल पार्ट में पहुंच गया तो फर्टिलाइजेशन होने की संभावना रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये आर्थिक संयम में एक मेल और फीमेल को मैथुन से बचाव करना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो पाए, अर्थात स्पर्म और ओवम आपस में ना मिल पाए। इतनी बात आगे समझ में? ठीक है, बढ़िया है। ओके, बात देखते हैं। उसके बाद दूसरा आता है, ये हो गया। अब दूसरा आता है वायसपन या अंतरिक्ष मैथुन, जिसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन। ओके, जिसमें क्या बोलते हैं? वीरसेचन, अर्थात इंसेमिनेशन किसमें? फीमेल के जेनिटल पार्ट अर्थात वेजाइना के थ्रू यूट्रस में इंटर करना जो होता है वे इंसेमिनेशन बोलते थे। तो अब इसमें क्या होता है कि वायसपन या अंतरिक्ष मैथुन में एक मेल के द्वारा जो उसका जेनिटल पार्ट होता है उसमें जो यौन क्रिया करते हैं व्यक्ति, अर्थात एक मेल और फीमेल जब मैथुन क्रिया के दौरान यदि मेल अपने जेनिटल पार्ट को जब एक जो सीमेन होता है जब वो रिलीज होने वाला होता है, मेल के जेनिटल पार्ट जो कि होता है पेनिस एंड टेस्टिस होता है। इसमें जो जेनिटल पार्ट होता है पेनिस, वो वेजाइना से बाहर या फिर बोल देते हैं कि फीमेल के जेनिटल पार्ट से बाहर यानी कि आउट कर लिया जाता है। और आउट करने के पश्चात जो कि सीमेन का रिलीज होने वाला है तो उसको फीमेल के जेनिटल पार्ट में ना रिलीज करके फीमेल के जेनिटल पार्ट के आउटर यानी कि यौन क्रिया के जो होता है वो अपने जेनिटल पार्ट को बाहर निकाल लेता है और सीमेन का जो स्खलन होता है उसको फीमेल के जेनिटल पार्ट से बाहर स्खलित कर देता है। अर्थात बोल सकते हैं कि ये चूंकि स्पर्म अब जेनिटल पार्ट फीमेल के अंदर नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है स्पर्म भी अंदर नहीं जा पाएगा। तो बाहर स्खलित अर्थात सीमेन का फीमेल के जेनिटल पार्ट वेजाइना या फिर अन्य जो होते हैं उसके जेनिटल पार्ट उसके बाहर ही स्खलित कर देना ही क्या होता है? बाहर स्खलन, जिसे बोलते हैं कोइटस इंटरप्शन, जिसमें हम वीरसेचन से बचाव करते हैं, अर्थात कि वीर का फीमेल के अंदर जेनिटल पार्ट में इंटर ना हो पाए। ओके, इतनी बात आगे समझ। उसके बाद देखते हैं कि स्तनपान अनावृत, इसे बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनेलिया। अब इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि जब मदर होती है वो जब शिशु को बर्थ देती है अर्थात उनका प्रसव होता है तो उस टाइम से ये लगभग 5 to 6 मंथ एक शिशु को वे स्तनपान कराती हैं। इस दौरान वे अपने शिशु को यदि वो जल की जो मात्रा होती है थोड़ी सी मात्रा उस 5 to 6 मंथ के बीच न दिया जाए तो उस बीच कह सकते हैं कि स्तनपान कराने से जो एमसी होता है उस बीच नहीं होती, अर्थात ओवरी से ओवम का रिलीज नहीं होगा तभी तो एमसी नहीं होगा। जब ओवम रिलीज नहीं होगा तभी तो एमसी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि स्तनपान कराने से 5 to 6 मंथ जो होता है एमसी नहीं होती है, फिर होने की संभावना बहुत कम रहती है। ओके, तो इन सबसे हम क्या देखा कि सीमेन और ओवम का मिलान रोक रहे हैं जिससे कि वे दोनों फर्टिलाइज ना कर सके। इतनी बात समझेंगे। अब देखो प्राकृतिक विधि में हमें क्या बोला है? प्राकृतिक विधि में चूंकि मेडिसिन किसी भी मेडिकल मेडिसिन का यूज नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है इसके दुष्प्रभाव भी बहुत कम होंगे, दुष्प्रभाव कम होंगे, लेकिन इनके जो ये जो होते हैं काफी असुरक्षित होते हैं, ये बहुत परफेक्ट नहीं होते क्योंकि ये मेल और फीमेल के ऊपर डिपेंड करते हैं तो ये बहुत ज्यादा असुरक्षित भी माने जाते हैं। ओके, और देखो दूसरा नंबर पढ़ते हैं ये बैरियर। ध्यान देना असुरक्षित क्यों माने जाते हैं कि ये जो होते हैं एक मेल और फीमेल के यदि वे अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लिए या फिर कंट्रोलिंग पावर है तो वे इन सबसे बच सकते हैं, जैसे 10 से 17 दिन के बीच मैथुन न करना या फिर वीरसेचन से बचना, एक मदर के द्वारा स्तनपान कराते रहना
जो स्पर्म होता है और ओवम के बीच एक बैरियर के रूप में, कि इन दोनों का मिलान न हो पाए, एक बैरियर के रूप में मतलब दीवार खड़ी हो जाती है ताकि ये दोनों जो युग्मक होते हैं आपस में न मिल पाए, उसे बोलते हैं बैरियर। जिसमें आते हैं पहला, ये आप नाम सुनेंगे कंडोम, जिसका एक ब्रांड है निरोध के रूप से काफी ज्यादा जाना जाता है। अब ये बना कैसे होता है, ये देखो लैटेक्स से बना होता है जो कि काफी लचीला होता है। ये लैटेक्स से बना होता है, डिस्पोजल होता है अर्थात केवल एक बार यूज होने वाला वस्तु है, एवं हर ये मेल और फीमेल दोनों के लिए उपलब्ध होता है। अब ये जो होता है ये काफी, इसकी उपयोगिता देख लीजिए। ये इसका यूज करने से जो यौन संचालित रोग होते हैं उनसे बचा जा सकता है, और एड्स से जो फैलता है, एड्स, इसका यूज करने से एड्स से भी बचा जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी रोकने के लिए। ओके ठीक है, और देखो कुछ पार्ट आते हैं वेजाइनल, डायफ्राम, सर्वाइकल काइल्स जिसे बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा और वाल्व। अब इन सब का उपयोग हम किस प्रकार करते हैं कि फीमेल के जो जेनिटल पार्ट होता है उन सबको ये आश्रित कर देती है, यानी कि एक कवरिंग दे देती है जिसके द्वारा जो फीमेल का स्पर्म होता है वे अंदर उनके फीमेल के जेनिटल पार्ट अर्थात यूट्रस वाले भाग में ना पहुंच सके, या फिर वजाना के अंदर ये ना जा सके। ये सब बाहर ही रोक दिए जाते हैं, किसके द्वारा, इन सभी जो वाल्व्स होते हैं या फिर वजाइनल डायफ्राम होते हैं, सब गर्भाशय या फिर वजाइनल में लगने वाले कुछ चीजें हैं जो कि सीमन को अंदर जाने से रोक देती हैं, जिससे कि इन दोनों का संलयन नहीं हो पाता। और ये देखो ये केवल फीमेल में होता है, ये तीनों चीजें फीमेल के अंदर जो लगा देते हैं, और ये भी रबड़ से बनी होती है, और ये जो होती है रीयूजेबल होती है, अर्थात कि ये एक से ज्यादा बार इसको हम यूज कर सकते हैं। किसको, इन तीनों को, इसको नहीं, इसको केवल डिस्पोजल एक बार ही यूज कर सकते हैं। अब इनके साथ साथ देखो कि इन सभी के साथ ये जो हम बैरियर के अंतर्गत जो आने वाली वस्तुएं हैं, इन सभी के साथ साथ हम क्या करते हैं कि इन सभी के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम अर्थात स्पर्म का डिक्रीज करने वाले जो कुछ क्रीम होते हैं, फिर जेल होते हैं, फोम होते हैं, उन सब का उपयोग करते हैं, जिससे